नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले में हमने संसद में लोकसभा, राज्यसभा का गठन, कार्यशक्तियां और संसद की कार्यशक्तियों के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे अब कार्यपालिका की तरफ बढ़ते हैं। हमारी व्यवस्थापिका एक तरह से कंप्लीट हो गई। आज हम कार्यपालिका में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। हम इसमें राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं राष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद वर्णित है। अर्थात जो राष्ट्रपति का पद दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में। अर्थात भारत में एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, जो कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, तो भारत का पहला और प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। देखो, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो तो होता है कार्यपालिका का औपचारिक या फिर नाम मात्र का प्रधान, बल्कि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो वास्तविक प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, और औपचारिक या कार्यवाहक एक नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अर्थात एक तरह से देखा जाए सारी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। प्रधानमंत्री के एक तरह से इशारे पर ही कौन काम करता है? राष्ट्रपति काम करता है। एक तरह से कठपुतली की तरह काम करता है। तो ये है हमारा कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा? औपचारिक प्रधान। ये बात किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 53 में। अब हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के योग्यताओं के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रपति की योग्यता। अर्थात कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? तो पहली इसके अंदर योग्यता क्या है कि वह कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें यदि भारत में कोई भी पद प्राप्त करना है तो सबसे पहली जो बात अनिवार्य रूप से होनी चाहिए कि हम कहां के नागरिक होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, वह कम से कम, अब इसमें क्या आयु आएगी? भाई, लोकसभा में पढ़ा हमने 25 वर्ष, राज्यसभा में पढ़ा हमने 30 वर्ष। अब इससे 5 वर्ष आगे चले जाएंगे। अर्थात इसमें कितने वर्ष? 35 वर्ष। अर्थात इसमें कम से कम, तो वह कम से कम कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। एक स्टेप से हम याद कर सकते हैं। भाई, सबसे निम्न सदन हमारा लोकसभा, उम्र भी क्या है? कम है, 25 वर्ष। उससे ऊपर यानी कि उच्च सदन हो गया राज्यसभा, उम्र और बढ़ा दो, 30 वर्ष। सबसे बड़ा पद कौन सा? हमारा राष्ट्रपति, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक होता है, तो उसकी आयु 5 वर्ष और बढ़ा दो, कितनी हो गई? 35 वर्ष। कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति की पद धारण कर सकता है जो कम से कम कितने वर्ष का हो चुका हो? 35 वर्ष का हो चुका। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता
रखता हो। अर्थात वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जिसमें इतनी एबिलिटी हो कि वह कहीं से भी चुनाव लड़े और लोकसभा का क्या बन सकता हो, सदस्य बन सकता हो। ऐसा योग्य व्यक्ति ही राष्ट्रपति के पद के लिए दावेदार हो सकता है। और चौथा, वह किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अर्थात एक तरह से वो किसी भी सरकारी पद पर विराजमान नहीं होना चाहिए जहाँ से वो लाभ अर्जित करता हो। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जो कम से कम 35 वर्ष का हो, जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और जो किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। आगे चलते हैं मित्रों। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। देखिए मित्रों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें सीधे जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन चुनाव में भाग लेते हैं। तो एक तरीके से कैसे हो गया, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। और मत पद्धति कौन सी है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभा सभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। एक नोट में लिख लेना, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद में मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती है। और इसमें कौन सी मत पद्धति का इस्तेमाल होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, इसकी डेफिनेशन में दोबारा लिखवा दूंगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, जनता सीधे डालती नहीं है, तो कौन से प्रतिनिधि डालते हैं, लोकसभा के सदस्य डालते हैं, राज्यसभा के सदस्य डालते हैं, और जो हमारी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के सदस्य इसमें चुनाव में भाग लेते हैं और अपना वोट डालते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो संसद में हमारे मनोनीत सदस्य, लोकसभा में कितने होते हैं 2, राज्यसभा में कितने होते हैं 12, ये सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। इसके अतिरिक्त
जो भारत में विधान परिषदें हैं उन विधान परिषदों के सदस्य भी इन चुनावों में भाग नहीं लेते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहां पर निर्वाचित हम लिख देते हैं जिससे आपको ध्यान रहेगा, जो चुने हुए होते हैं निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और जो इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं और विधान परिषद के सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी मत पद्धति का इस्तेमाल होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल होता है। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, मैंने आपको पिछली बार भी डेफिनेशन लिखाई थी, दोबारा लिखवा देता हूं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, देखिए इस मत पद्धति में मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता के आधार पर मतदान करता है तथा जब तक कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है विजेता घोषित नहीं होता है। देखो मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं पूरी की पूरी एकल संक्रमणीय मत पद्धति किस प्रकार से मतदान होता है, न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है और किस प्रकार से न्यूनतम कोटा प्राप्त होने पर ही वो उम्मीदवार विजेता घोषित होता है। तो ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैंने डेफिनेशन लिखवाई है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। इस मत पद्धति में जो मतदाता होता है वो प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता, रैंक या पसंद के आधार पर क्या करता है, मतदान करता है। और विजेता घोषित कब होता है, जब तक वे क्या नहीं प्राप्त कर ले, न्यूनतम कोटा। जैसे व्यक्ति कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये तो था हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग, देखो क्या होता है महाभियोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो वो निर्वाचित होने के बाद अगले 5 साल तक कार्य करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब मान लो बीच में ही 2 साल, 2.5 साल या 3 साल बाद राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाए, अर्थात संविधान के अनुसार कार्य ना करे, संविधान से विरुद्ध जाकर कार्य करने लग जाए, तो फिर वो देश हित के लिए नहीं रहता है। फिर उसे पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलती है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, महाभियोग। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में, 61 में, कितने में किया गया है, अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया। अब डेफिनेशन क्या हो गई, यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है
या संविधान के विरुद्ध जाकर कार्य करता है तो राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जाती है उसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग हमेशा संसद में ही चलाया जाता है कि जैसे कि मैंने भी बताया कि यदि राष्ट्रपति अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, दुरुपयोग करता है, संविधान के खिलाफ जाकर कार्य करता है, तो उसे कार्यकाल से पूर्व हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? महाभियोग प्रक्रिया कहती है। और महाभियोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलता है? संसद में चलता है, अर्थात विधानमंडलों में नहीं चलता है। जो ये था राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है, किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास में या पिछली क्लासों में यदि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिए और रेगुलर क्लास लीजिए। एक भी दिन क्लास मिस मत करना, रेगुलर क्लास चलेगी। ओके जी, धन्यवाद।